त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसको दुनिया में सबसे पहले कौन लाया है, इसका श्रेय किसको जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये किसने भारत में हरित क्रांति के द्वारा अन्न के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया। तो पहले इनके बारे में जानेंगे, दोनों व्यक्तियों के बारे में। उसके बाद हम हरित क्रांति की परिभाषा को देखेंगे और किस प्रकार से हरित क्रांति के द्वारा अन्न के उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति हुई, फिर उसकी सफलताओं को देखेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या समस्याएं आई या फिर विफलताओं को देखेंगे। तो जो हरित क्रांति है, देखिए विश्व में यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हरित क्रांति का जो जनक है, या जिसे हम पिता कह सकते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दुनिया में विश्व में उस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। तो जो नॉर्मन बोरलॉग था, यह एक अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक था। इसी ने ही दुनिया में हरित क्रांति, या हम कह सकते हैं अन्न के उत्पादन में क्रांति लाने का काम किया। क्रांति लाने का अर्थ है कि अन्न के उत्पादन में वृद्धि करने का बम्पर स्तर पर जो श्रेय जाता है, वह जाता है किसको? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। ये अमेरिका के रहने वाले कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने जो अपना शोध कार्य किया कि किस प्रकार से हम अन्न के उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो इन्होंने मैक्सिको में इन्होंने वहां पर जाकर गेहूं का एक ऐसा बीज तैयार किया कि जो कई गुना उत्पादन दे सकता था पुराने वाले बीज की तुलना में। तो इस प्रकार से इन्होंने गेहूं की एक ऐसी प्रजाति का विकास किया कि जो कि कई गुना क्या करती थी, पैदावार देती थी, गेहूं ज्यादा पैदा होता था। इन्होंने उसमें क्या किया, इन्होंने अपने शोध के द्वारा गेहूं का जो जीन था उसको क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। जीएम फसल इन्होंने बना दिया, उसको जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया उसका, ठीक है। और जो बीज बना वो ऐसा उन्नत किस्म का बीज बना कि उसने सारी दुनिया के अंदर जहां जहां भी जब वो बीज पहुंचा तो उसने अन्न का अंबार लगा दिया। तो विश्व में हरित क्रांति का जो पिता होता है या जनक है, वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना शोध कार्य मैक्सिको में किया। गेहूं की प्रजाति का इन्होंने विकास किया, ऐसी प्रजाति का विकास किया कि जो कई गुना अन्न देती थी, साथ में यह रोगों से लड़ने में भी समर्थ थी, रोगों में लड़ने से भी समर्थ थी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी लैब में एक अच्छे उन्नत किस्म के गेहूं के बीज का उत्पादन किया या उसको बनाया। किस विधि के द्वारा? जेनेटिक मॉडिफाइड के द्वारा, उसका जीन चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब भारत की बात करते हैं। ये तो दुनिया की बात हो गई। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में हरित क्रांति कौन लाया। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक या पिता माना जाता है, वो माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब क्यों माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को? क्योंकि हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उसके बाद हमारे देश में जो अन्न का उत्पादन होता था पूरी कंट्री के अंदर बहुत कम होता था, और हमें विदेशों से, विशेष रूप से अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ता था। देश क्या था? अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, विदेशों से मंगाना पड़ता था। तो बात यह आई कि किस प्रकार से अपने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर किया जाए, कि इतना अन्न देश के अंदर पैदा हो कि बाहर से ना मंगाना पड़े, और इतना पैदा हो कि उसके बाद यहाँ की लोगों की आवश्यकता को तो पूरा करे, उसको हम बाहर भी भेज सकें, अमेरिका को भेज सकें, ऑस्ट्रेलिया को भेज सकें, रसिया को भेज सकें, जापान को भेज सकें, ठीक है। तो जो एम.एस. स्वामीनाथन था, तो जो नॉर्मन बोरलॉग ने जो बीज तैयार किया था मैक्सिको की लैब में, कि जिसने कई गुना अन्न पैदा करने की क्षमता अपने अंदर बना ली थी, ओके। तो वही बीज क्या हुआ, भारत लाया गया, वहां से बीज भारत लाया गया। और स्वामीनाथन जो थे कृषि वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या किया, उस बीज
की स्टडी की, रिसर्च किया और पंजाब में जो उगाए जाने वाला जो गेहूं था उसका रिसर्च किया और दोनों के द्वारा उसने फिर एक नई प्रजाति का, एक उत्तम किस्म का बीज तैयार किया और वह बीज जब इंडिया में बोया गया तो उसने कई गुना क्या किया, उत्पादकता बढ़ा दी, अन्न की उत्पादकता बढ़ा दी। तो इसलिए क्योंकि भारत में अन्न के उत्पादन को बढ़ाने में, अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में जो हाथ या श्रेय जाता है वो है MS स्वामीनाथन का। इसलिए भारत में हरित क्रांति का इन्हें पिता कहा जाता है। यहां तक तो बात हो गई क्लियर। ओके, अब बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में जो हरित क्रांति स्टार्ट हुई वो हुई 1966 और 67 में हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हुई। अब ये शुरुआत क्यों करनी पड़ी इस पर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्यों हुई कि जब हमारा देश ब्रिटिश गुलामी के बाद आजाद हुआ था तो सारे के सारे जो खेत थे वो जमींदारों के पास थे, बाद में सरकार ने अपने पास लिए। तो इन खेतों में भी समस्या थी कि जो हमारी खेती हो रही थी वो पुराने तरीके से हो रही थी, पुराने बीजों से हो रही थी, कुदाल चल रही थी, फावड़ा चल रहा था, हल बैल यही काम लगाने का काम कर रहे थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। पूरी की जो पूरी खेती बाड़ी थी वो वर्षा पर निर्भर थी, जिसे मानसून कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो बारिश होती है बरसात के सीजन में वो मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। ठीक है, मानसून जब आता है बारिश होगी तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो पानी भी नहीं आएगा, सूखा पड़ जाता, फसलें सूख जाती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं थी कि जिसके कारण भारत में कृषि में अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि हमें अन्न ज्यादा क्यों चाहिए था या फिर हमें हरित क्रांति की शुरुआत क्यों करनी पड़ी। तो यहाँ पे देखिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी कि अन्न जो है, जैसे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, इन 5 फसलों में क्या किया गया, भारत में हरित क्रांति में जोड़ दिया गया। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी आजादी के बाद। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, सभी लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो अन्न के उत्पादन को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हरित क्रांति की व्यवस्था करनी पड़ी या अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया भारत सरकार ने। ओके, अगला आता है कम उत्पादन, कि देश में ऐसा नहीं था कि अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था, किसान नहीं थे, खेतीबाड़ी नहीं थी। उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी ये 1966-67 या हम कहें 60 के दशक के आसपास 75% लोग कृषि में लगे हुए थे, अर्थात 100 में से 75 लोग कृषि में थे और जो 25 लोग थे अन्य काम कर रहे थे। तो आप लगा सकते हैं कि जनसंख्या का अधिकांश जो भाग था वो खेतीबाड़ी में लगा हुआ था। लेकिन जो उत्पादन हो रहा था वो इतना कम हो रहा था कि उनका पेट भी नहीं भरता था। ओके, तो कम उत्पादन हो रहा था। ठीक है, कि उत्पादन चाहिए था माना कि 20 kg, ठीक है, उत्पादन चाहिए था टोटल देश के लिए 20 kg, लेकिन उत्पादन हो रहा था 10 kg। एक छोटा सा उदाहरण। अगला था आयात पर निर्भरता, यानी कि हमें गेहूं का आयात करना पड़ रहा था विदेशों से, अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ रहा था, और आयात फ्री में नहीं होता है, उसके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, और वो भी किस में, डॉलर में। तो जो डॉलर अपने देश के काम आना था वो तो अमेरिका को देना पड़ रहा था। ठीक है, तो आयात पर निर्भरता थी, इसको खत्म करना था। कम उत्पादन हो रहा था, इसको बढ़ाना था। जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि थी वो तो हो ही रही थी, सरकार ने उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के बीज का अर्थ है कि वह बीज कि जो कि खेत के एक टुकड़े पर बोए जाए। माने देखिए ये खेत का एक टुकड़ा है, ओके जी। अब इस पे क्या किया कि 1 kg हमने क्या किया, गेहूं बोया। उदाहरण के लिए एक खेत का एक छोटा टुकड़ा है और हमने इस पे 1 kg गेहूं बोया और इसमें पैदा हो गया, ठीक है, 10 kg, ठीक है, इसके 10 गुना। ओके, इतना ही पैदा कर सकता है। अब अच्छे किस्म का बीज क्या होता है, जो कि इधर नॉर्मन बोरलॉग ने तैयार किया, ये MS स्वामीनाथन ने किया। अब इसमें क्या हुआ, 1 किलो उन्नत किस्म का बीज बोइए, संकर किस्म का बीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसी को जेनेटिक मॉडिफाइड
बीज भी कहते हैं 1 केजी बोइए और खेत का क्षेत्रफल वही है, मानवा वही है, और इस पर हो जाता है 50 केजी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पुराने बीज से हो रहा 10 केजी, और जो नया बीज है, जो कृत्रिम बीज बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा लैब में, वो दे रहा आपको उससे 5 गुना ज्यादा उत्पादन। तो इस प्रकार से ये उन्नत किस्म का बीज क्या करता है, खेत का आकार वही रहता है, बोया भी उतना ही जाता है, लेकिन पैदावार ज्यादा देता है। तो इंडिया में उस समय अच्छे किस्म के बीजों का अभाव था। हरित क्रांति से इससे पहले हमारे पास अच्छे किस्म के बीज नहीं थे। ओके, इसलिए क्या था, कम उत्पादन था। कुल मिलाकर कहने का यदि हम सारांश लें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, तो कारण था कि खेती बाड़ी पुराने तौर तरीकों से कर रहे थे। कौन कर रहे थे, किसान जो थे पुरानी तकनीक परंपरागत तरीके से खेती बाड़ी कर रहे थे। ओके, बीज बोया, पुराना बीज था, पानी बरस गया तो ठीक है, खाद पानी कुछ नहीं था। ओके, तो खेती अपने एकदम से पुराने तरीके से हो रही थी, जिससे पर्याप्त अन्न का देश में अभाव था। अब भाई जब खेती बाड़ी पुराने तरीके से हो रही थी तो अन्न का उत्पादन ज्यादा कहां से होना था, नहीं होता। ओके, जबकि देश को क्या थी, भारी मात्रा में अन्न की जरूरत थी। ओके, तो जब अन्न की जरूरत थी तो तभी तो हरित क्रांति का विचार आया, नए किस्म के बीजों के प्रयोग का विचार आया कि नए किस्म के बीज तैयार किए जाएं, या हो सकता है कि नए किस्म के बीज बन जाए, ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा तो इन्होंने सोचा होगा भाई, नॉर्मन बोरलॉग ने, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसने सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ हो सकता है। उसके बाद स्वामीनाथन ने इंडिया में किया, उसने कहा हाँ हो सकता है कि हम भी बीज बना सकते हैं कि जो ज्यादा पैदावार दे सकता है। इसी को हम चमत्कारी बीज भी कहते हैं। इंटर की जो NCERT की बुक है, इसमें कहा गया चमत्कारी बीज, मतलब जो चमत्कार कर जाते हैं। ठीक है, इतना सा बोया और इतना पैदा हो जाता है। ओके, जैसे क्या उसका नाम, पहले वो लाल वाला बल्ब चलता था 100 वाट का, आजकल LED लाइट चल रही है 12 वाट का। जो बल्ब है वो 100 वाट के बल्ब के बराबर लाइट दे रहा है, और अच्छी लाइट भी दे रहा है, कूल वाली। तो इसे कहते हैं चमत्कार। अब बात करते हैं हरित क्रांति की, कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले ही बताया कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि फसलों से है, कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से है। कहीं आपने कहा या समझ लिया कि हरित क्रांति अर्थात हरे भरे पेड़, जंगल, अरे जंगल तो बना भी उगते हैं, जंगल पे विचार नहीं हो रहा है, यहाँ अन्न के उत्पादन को बढ़ाने पर बात हो रही है। तो हरित क्रांति क्या है समझिए, छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि नई कृषि तकनीकी, या कोष्टक में लिखा है नए कृषि आगतों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। अब हरित क्रांति कैसी आएगी, क्योंकि हम जो खेती बाड़ी कर रहे थे 66-67 से पहले, वो कर रहे थे पुराने तरीके से। पुराने तरीके का मीनिंग है कि पानी बरसा या ना बरसा, हल लगा दिया, बीज बो दिया। बीज क्या था, बहुत ही घटिया किस्म का था, बहुत ही घटिया किस्म का था, रोग भी उसमें जल्दी लग जाता था, और पानी तो था नहीं। पानी हो गया तो अच्छी बात है, और पानी नहीं है तो फसल सूख गई, ठीक है, फिर भूखे मरो। तो इसलिए बाद में ये विचार आया कि हम क्या करेंगे कि नई कृषि तकनीकी से, मॉडर्न तरीके से कृषि का काम करेंगे भाई, खेती बाड़ी का काम करेंगे। और उसको करने से क्या होगा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि का अर्थ है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये 5 बड़ी फसलें हरित क्रांति के अंदर रखी गई। तो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, एक दिन में थोड़ी बढ़ता है, इसको बढ़ाते बढ़ाते तो वर्षों लग गए। तो इतना बढ़ाना है कि देश के लोगों को भी मिले, देश के पास बफर स्टॉक भी रहे, ठीक है, आपातकाल के लिए, और उसको बाहर भी बेचा जा सके। इतना प्रोडक्शन करना है कि सबको मिले अन्न, देश के पास अन्न का सुरक्षित भंडार भी हो, और उसके अलावा अतिरिक्त अन्न भी हो जिसको हम विदेशों को बेच सकें। ओके, तो कुल मिलाकर हरित क्रांति क्या है
कि नई कृषि तकनीकी का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। यहाँ पे लगा है नए कृषि आगत। अब ये नए कृषि आगत क्या है भाई, कि कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हमने अन्न के उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अब यहाँ आ रही हैं कि हरित क्रांति के क्या क्या घटक इंडिया में थे कि जिससे कि अन्न के उत्पादन को बढ़ाकर देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर करना था। आत्मनिर्भर करने का मीनिंग है कि अन्न अपने देश में पैदा होगा, फुल 100% होगा, विदेशों से कुछ नहीं मंगाएंगे। ठीक है, और इतना पैदा करेंगे कि हम विदेशों को भी बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। ओके, तो भाई हरित क्रांति के द्वारा हमने कैसे अन्न की प्रोडक्शन को बढ़ाना था, बोलने से थोड़ी होता है। तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग। अब खेतों में क्या करना था, उच्च पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग, जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने तैयार किया था, जो बीज। ठीक है, इस प्रकार के बीजों को क्या करना है, खेतों में बोना है। ठीक है, और इनको कहते हैं HYV। ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी के जो बीज थे इनको खेतों में बोना है। और जैसे हमने बताया कि ये जो बीज होते हैं ये पुराने बीजों के, अच्छा पहले 1 kg पुराना बीज बोया, उसने उत्पादन दिया 10 किलो। ठीक है, गेहूं का। अगली बार में क्या हुआ कि स्वामीनाथन ने जो बीज डेवलप किया, नया संकर किस्म का चमत्कारी बीज, उसको बोया 1 kg और उसने 50 kg दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजों का, अर्थात उन्नत किस्म के बीजों का खेती में प्रयोग करना कि जिससे ज्यादा अन्न का उत्पादन हो सके। ये बात हरित क्रांति में रखी गई। ठीक है, कि किसान क्या करेंगे भाई, किसानों को हमने उच्च किस्म के बीज देने भाई, जिससे कि पैदावार बढ़े। ओके, अगला था सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, क्योंकि देश में भाई उस समय सिंचाई की सुविधाओं का इतना विस्तार नहीं था कि नहरें जगह जगह नहीं थी। ठीक है, ट्यूबवेल नहीं था, या जहाँ तालाब था ओके तो डैम बनाए गए, बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई। ओके, और जहाँ प्लेन था जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हरियाणा, ठीक है, ट्यूबवेल लगाई। दक्षिण भारत में क्या था भाई, तालाबों की व्यवस्था है, चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। जहाँ कुछ नहीं है, राजस्थान में तो ठीक है सीधे इंदिरा गांधी नहर पहुंच गई, पूरे रेगिस्तान को हरा भरा करने का उसने काम किया। तो इस प्रकार से सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार इसमें किया गया, क्योंकि फसलों को जिंदा रहने के लिए, विकास करने के लिए पानी जरूरी है, तभी तो क्या होगा, खेती का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन सारी चीजों का जब एक साथ प्रयोग किया गया खेती में, तब जाके क्या हुआ, अन्न का उत्पादन बढ़ा, और जिसे हम कह रहे हैं हरित क्रांति है। तो देखो भाई, नहरों का विकास करना है, ट्यूबवेल लगाना है, ठीक है, कि जिससे कि फसलों को पानी पहुंच सके और वर्षा पर निर्भरता खत्म हो। ये बात इसमें रखी गई हरित क्रांति में। रासायनिक खादों का उपयोग, अब यहाँ पे बात आई भाई, उच्च पैदावार देने वाले बीजों को डेवलप होने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है, और वो भी कौन सी खाद, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसके लिए देश में कारखाने लगाना, जैसे मुख्य रूप से जो खाद आती है यूरिया, जो कि नाइट्रोजन देती है। तो भाई खादों की व्यवस्था करना, किसानों को खेतों में खाद डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, किसानों को सस्ते मूल्य पर बीज दिए गए हरित क्रांति के अंदर। ओके, कीटनाशकों का उपयोग, खेतों में टिड्डी दला जाता है, जो क्या कर देता है, पत्तियां चट कर जाता है, पेड़ टूट जाता है, खत्म हो जाता है, फसलों में रोग आ जाते हैं, तो तब क्या करेंगे भाई, उन पे हम क्या करेंगे, कीटनाशक छिड़केंगे, तो जिससे कीट मर जाएंगे, लेकिन जो अन्न है, चाहे गेहूं है चाहे चावल है, वो सुरक्षित रहेगा। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। कृषि का यंत्रीकरण किया गया, अर्थात अब कृषि में क्या किया जाने लग गया, मशीनों का प्रयोग आ गया। अब क्या करेंगे भाई, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो बैलों से हल लगाना संभव नहीं है, 2 बैल जोड़ी पकड़ी और ठीक है कई हेक्टेयर बोना है, नहीं, अब ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे। यदि गेहूं काटना है उसके लिए मशीन आएगी, दवाई छिड़कना है तो मशीन आएगी। मतलब हर जगह ये बात की गई कि कृषि का बड़े पैमाने पर यदि उत्पादन करना है, फसलों का उत्पादन करना है, तो मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, अगला आया क्या करना है भाई, अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण देना। खेती बाड़ी तो भाई क्या उसका किसी नेता ने नहीं करनी थी,
खेती बाड़ी किसने करनी थी? किसान ने करनी थी। और जिनकी बात हम कर रहे हैं कि बीज, सिंचाई अर्थात पानी का भी बिल आएगा, खाद लेना पड़ेगा तो इसका भी पैसा पड़ेगा भाई, ठीक है। कीटनाशक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी तो इसका भी पैसा पड़ेगा। कृषि यंत्रीकरण की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर खरीदना है तो पैसा पड़ेगा, ठीक है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो बड़े किसान थे वो ले सकता था, लेकिन जो छोटे किसान थे वो क्या करेंगे भाई? तो सरकार ने क्या किया कि हम क्या करेंगे कि कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण देंगे, उधार देंगे, जिससे कि वह खाद, बीज, पानी वगैरह की व्यवस्था कर सके। कम ब्याज दर का अर्थ है कि मानवाद सरकार ने क्या कर दिया भाई, हम केवल किसान से 1% लेंगे। जैसे हमने कहा 10 रुपये पर 1% लिया, या 100 रुपये पे क्या कर दिया कि 1% था, 1 रुपये लेंगे। ये है ब्याज की दर बहुत कम होना। यदि सरकार बोलती ना ना भैया हम तो तुमसे लेंगे 15%, ठीक है, 100 रुपये 15% लेंगे, तो ये तो महंगा हो जाएगा। तो इससे किसान प्रोत्साहित नहीं होता है किसमें? हरित क्रांति के अंदर अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट माना कि कम रखा गया, 1% रखा गया। ओके जी, आगे देखिए। कृषि शोध केंद्रों का विकास। कृषि शोध केंद्र अर्थात नए नए बीजों को डेवलप करना है, तो इसके लिए हमें कृषि शोध केंद्र चाहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाने हैं भाई, कि जिससे कि और भी नए नए बीजों का वहां पर उत्पादन हो सके, जो कि पूरी तरह कैसे हो, GM अर्थात जेनेटिक मॉडिफाइड वाली फसलें आएंगी। इस प्रकार के बीज बनाए जाएं और जो रोगों से लड़ने की भी क्षमता हो और कम बोने पर ज्यादा पैदावार दे, क्योंकि देश को बीजों की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत थी, क्योंकि इंडिया का क्षेत्रफल ही बहुत बड़ा है। अगला देखिए, कृषि विपणन केंद्रों का विकास। अब बात ऐसा हो गया कि भाई ये सारी चीजें दे दी और अन्न का बम्पर उत्पादन हो गया, अब किसान बेचेगा कहाँ? ठीक है, उसको बेचना भी तो है। तो बेचने के लिए क्या करना है भाई? विपणन केंद्र, ठीक है, एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है, बाजार में उसको बेचना है, तो क्या करना है कि बाजार में गोदाम बनाने पड़ेंगे जहां किसान ला सके और उसको बेच सके, ठीक है। तो विपणन केंद्रों का कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर विकास किया गया कि जहां पर किसान अपने अन्न को लाए, अर्थात अतिरिक्त अन्न को जिसको बेचना चाहता है, तो खरीदार भी तो चाहिए। तो इसलिए ये जो विपणन सेंटर हैं या एग्रीकल्चर मार्केट की बात यहाँ पर आती है कि जहां पर किसान अन्न को बेच सके, इसका हम विस्तार करेंगे, ठीक है। मिट्टी का परीक्षण बहुत बड़ी बात है भाई। हम क्या करते थे पुरानी पद्धति में, आज भी होता है कि हम देखते कुछ नहीं है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, बीज बो देते हैं और बीज हुआ ही नहीं है, तब क्या बोलते हैं कि ना ना अरे भैया ये हमारी किस्मत में नहीं है। तो मिट्टी का परीक्षण करना बहुत जरूरी है कि इस मिट्टी में जो हम माना हम गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कौन सी चीज है कि कमी इस मिट्टी में है, इसलिए मिट्टी का टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें कौन सी खाद की जरूरत पड़ेगी, तब वो खाद डाली जाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उर्वर हो जाएगी। उसके बाद गेहूं बो लीजिए, हो जाएगा सुंदर ढंग से। जैसे शरीर है भाई, रोग लग जाता है और डॉक्टर दवाई दे रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से, और रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने तो टेस्ट किया ही नहीं है, ब्लड टेस्ट ही नहीं हुआ। तो जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो टेस्ट रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कौन सा रोग है, तब पर्टिकुलर वही दवाई दी जाएगी, तो तब रोग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के अंतर्गत इन चीजों पर क्या गया, ध्यान दिया गया, इस पे फोकस किया गया। ये कहलाते हैं किसके, हरित क्रांति के घटक, जिसके द्वारा क्या हुआ कि जब इन चीजों का एक साथ प्रयोग किया गया, एक साथ प्रयोग किया गया, तो उसके बाद बहुत चमत्कारी परिणाम सामने आए, बहुत ही चमत्कारी परिणाम सामने आए। क्या परिणाम सामने आया कि देश में अन्न का उत्पादन बढ़ने लगा और एक स्थिति ऐसी आई कि देश अन्न के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर बन गए। आज की डेट में हम क्या हैं, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, अर्थात देश में इतना अन्न पैदा हो रहा है कि विदेशों से मंगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम विदेशों को ही अन्न बेचने का काम करते हैं। और जबकि 50 के दशक में एक स्थिति थी देश के अंदर कि विदेशों से अन्न मंगाना पड़ रहा था, जबकि खेती बाड़ी जमीन हमारे पास सब थी, ठीक है, लेकिन जो चीज यहाँ पे आई, इतनी चीजें हमारे पास नहीं थी, इसलिए कम उत्पादन हो रहा था। अगला था इसी में संरक्षण की, मिट्टी का परीक्षण तो हम करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद वही फसल बोएंगे इसमें, या जो कमी है इसमें उस कमी को पूरा करेंगे, उसके बाद इसमें बोएंगे। साथ में संरक्षण भी करना है मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी
खराब ना हो। खराब होने का अर्थ क्या है? मिट्टी गंदी होती है। कैसे होती है? कि वह अनुपजाऊ ना हो, रेत में न बदल जाए। ठीक है, तो इसको बार बार पोषण देते रहना है मिट्टी को। तो इतनी चीजें क्या होती हैं, ये जो घटक हैं, ये घटक है किसी के, ये है हरित क्रांति के। किस क्रांति के? हरित क्रांति के। इसके द्वारा ये इनका यूज करके ही हरित क्रांति में कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, बहुत सॉल्ट है। ये नई कृषि आगत क्या है? ये है। ठीक है, अर्थात कृषि को नए ढंग से करना, नई टेक्नोलॉजी के ढंग से करना, जिससे कि अन्न ज्यादा पैदा हो। कुल मिला के पुरानी तकनीक को किनारा करना और नई तकनीकी का यूज करना। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लेंगे। ओके, और जहां तक बात है, ये दो जो प्रश्न है बड़े ही सदाबहार प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक या पिता किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? भाई याद रखना है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। दूसरा, भारत की बात आती है कि भारत में हरित क्रांति का जनक या पिता कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यहां पर इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये तो मैं पहले ही इस पे बता चुका हूं कि इन्हें पिता क्यों कहते हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि इनको याद रखा जाता है? इन्होंने ऐसा काम किया कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को भूखमरी से मरने से रोक दिया। लोग जिंदा रह गए, वरना तो ये नए बीज नहीं लाते। ठीक है, शोध कार्य नहीं करते या सोए रहते तो दुनिया की अधिकांश आबादी इससे प्रभावित होती। अफ्रीका की, चाहे वो एशिया की थी, कि जहां पे अन्न की कमी थी, लोग भूखों मर जाते। ओके, अब इसके बाद हमारे पास अगला इसी में टॉपिक आता है हरित क्रांति की सफलताएं। कि हरित क्रांति के द्वारा क्या क्या फायदे हुए, ये आते हैं सफलताओं के अंतर्गत। तो यहां पे देख लेते हैं कि सफलताएं क्या क्या मिली। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि, जो कि हरित क्रांति का मकसद था। तो हरित क्रांति को अपनाने से, हरित क्रांति के अंतर्गत जो भी घटक आते हैं उनका प्रयोग करने से भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। चाहे गेहूं हुआ, चाहे चावल हुआ, चाहे ज्वार हुआ, चाहे बाजरा हुआ, जो मक्का हुआ, इसका क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। और इसका परिणाम हुआ कि भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। विदेशों पर उसकी निर्भरता क्या हो गई? समाप्त हो गई। अगला देखिए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। क्योंकि जो नए किस्म का बीज था, ये बीज थे, जब उनका प्रयोग किया गया तो उससे क्या हुआ कि उत्पादन जो था वो बढ़ गया। ठीक है, उत्पादन बढ़ गया। ये 1 हेक्टेयर का खेत है और माना बात पहले इस पे बोया जा रहा था 10 केजी और अन्न दे रहा था कितना? 100 केजी। ओके, इस पे 100 केजी अन्न पैदा हो रहा था। लेकिन जब क्या हुआ कि नए किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उन्नत किस्म के बीज, चमत्कारी बीजों का प्रयोग किया गया और यही 10 किलो बोया गया और इसने क्या किया? आपको 2000 ठीक है केजी गेहूं का उत्पादन दे दिया। तो इसे कहेंगे कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कि कृषि का उत्पादन बढ़ गया। खेत वही, ठीक है, लेकिन अन्न ज्यादा पैदा होने लगा। ठीक है, तो जिससे तभी तो बना कृषि उत्पादन में वृद्धि, तभी तो हुई। अगला आता है रोजगार में वृद्धि। रोजगार बढ़ा। रोजगार कैसे बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए था? हरित क्रांति के अंतर्गत उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि का यंत्रीकरण। अब कृषि की यंत्र, जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की फैक्ट्री लग गई, कंबाइन चाहिए उसकी फैक्ट्री लग गई, रासायनिक खादों की जगह जगह फैक्ट्रियां लगाई गई। तो इस प्रकार से वहां लोगों को क्या मिला? जॉब मिला। कब मिला जॉब? जबकि कृषि में इन यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, इन यंत्रों की डिमांड बढ़ी। तो डिमांड बढ़ने से वो फैक्ट्रियां खुली और वहां लोगों को रोजगार मिला। वो कृषि से हटे वहां लग गए, तो रोजगार बढ़ा। अगला है आयात प्रतिस्थापन, कि आयात क्या हो गया? हमारा बंद हो गया। पहले हम आयात कर रहे थे गेहूं का, लेकिन जब हरित क्रांति आ गई, अन्न
हमारे देश में बहुत पैदा होने लग गया, तो फिर हमारा आयात क्या हो गया, बंद हो गया। तो जिसे कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, यानी कि जो हम आयात कर रहे थे उसका अब आयात नहीं करना है, अपने देश में हो रहा है, बल्कि अब उसको निर्यात करना है, बेचना है उसको विदेशों को। उद्योगों का विकास, अब इसी में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि रोजगार में वृद्धि। तो उद्योगों का विकास कैसे हुआ कि जैसे कि भाई हमें रासायनिक खाद डालनी, यूरिया डालनी है, तो यूरिया तो क्या उसका नाम अपने आप तो बनेगी नहीं, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां लगी, चाहे वो खाद की थी, चाहे वो कीटनाशक दवाइयों की थी, चाहे वो कृषि यंत्रों की थी, ट्रैक्टर की थी, कंबाइन की थी, और भी जो भी कृषि यंत्र होते हैं, तो उनकी फैक्ट्रियां लगाई गई। तो उद्योगों का क्या हुआ, विकास हुआ, उद्योग धंधे बढ़े, ओके, और वहां लोगों को रोजगार मिला, और उनकी जो जो बाद में स्थिति हुई होगी वो आगे चलकर बताते हैं। किसानों की आय में वृद्धि, अब देखिए जब अन्न का ज्यादा उत्पादन किसान करने लग गए, ज्यादा पैदावार बढ़ गई, तो जब उन्होंने बेचा तो उनकी आय बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। माना किसी व्यक्ति की पहले इनकम 100 रुपए थी, अब उसकी इनकम 500 हो गई, ठीक है। अब इनकम क्यों बढ़ी, क्योंकि उसके पास अन्न इतना ज्यादा होने लगा कि इतना ज्यादा पैदा करने लग गया कि अपने आप भी खा ले साल भर का और बाजार में भी उसको बेच ले। तो इससे किसानों की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई, उनकी इनकम बढ़ी। और जब इनकम बढ़ती है, अब जानते हैं तो क्या होता है, भोजन ही थोड़ी करना है, कपड़े भी पहनने हैं, मकान भी चाहिए उसको, मतलब हर चीज चाहिए उसको, ओके। अगला आता है कीमतों में कमी। जब देश में अन्न का उत्पादन बम्पर स्तर पे किया जाने लगा, तो कृषि जैसे गेहूं है, चावल का मूल्य घट गया, गेहूं चावल का मूल्य घटने लग गया क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, ओके। तो इससे जो आम लोग थे, उपभोक्ता, उनको क्या फायदा हुआ, कम दाम पे उनको गेहूं मिलने लग गया, कम दाम पे उनको चावल मिलने लग गया, ठीक है। तो इधर उपभोक्ताओं का भी क्या हो गया, कल्याण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि हरित क्रांति से या हरित क्रांति की जो सफलताएं हैं, जो सोचा था हरित क्रांति में ऐसा ऐसा होगा, क्या हुआ है, तो यही सफलताएं बता रही हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। अब इसके बाद आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हरित क्रांति आई और सब कुछ अन्न के मामले में भारत क्या हो गया, पूर्ण या परिपूर्ण हो गया, ओके। अब यहां पर चलते हैं कि इसकी असफलताएं, क्या कमियां रह गई हैं कि हरित क्रांति के अंदर कि जो सोचा था उतना नहीं हो पाया, तो उन्हें कहते हैं असफलताएं। तो दोनों चीज साथ चलती हैं, 100% कभी भी सफलता नहीं मिलती है। ये मान के चलो 70% सफलता मिल गई तो 30% असफलता रह गई, तो उसको सफलता मान लेते हैं। तो यहाँ पर हरित क्रांति के ये तो हमारे आगे फायदे, ठीक है, लाभ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हानि क्या हुई है, असफलताएं क्या हुई है, फेलियर कहाँ पे हुआ है, बड़े किसानों को लाभ, यानी कि हरित क्रांति के अंदर जिन भी चीजों को सरकार ने कम दाम पर दिया, उनका जो उपयोग किया वो बड़े किसानों ने किया, जो बड़े लैंड लॉर्ड थे उन्होंने किया, और जो छोटे किसान थे उनको तो वो मिला ही नहीं, जो लोन था वो बड़े किसान ले गए, ठीक है। छोटे किसान तो चक्कर मारते रहे बैंकों का, उनको मिला ही नहीं, ठीक है। जितनी भी सब्सिडी मिली उसका फायदा किसने उठाया, वो अब बड़े किसानों ने उठाया, और उनकी आमदनी बढ़ी, और जो छोटा किसान था वो वहीं का वहीं रह गया। तो इस प्रकार से आर्थिक विषमता इससे बढ़ी, अर्थात जो बड़े किसान थे वो अमीर हो गए और छोटे किसान गरीब ही गरीब रह गए। तो इस प्रकार से हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा फायदा मिला बड़े किसानों को मिला है, जो बीच में पिछले साल आंदोलन कर रहे थे, 2022 में भी कर रहे थे, ये 21 में कर रहे थे चुनाव के टाइम। तो वह सबसे ज्यादा अन्न पैदा करते हैं बड़े किसान हैं, और वही एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वही फायदा उठाते हैं, उन्हीं का अन्न वहीं बिकता है, ठीक है। छोटा जो किसान है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए वो हल्ला कर रहे थे। तो बड़े किसान, ठीक है। अगला आता है कुछ ही फसलों तक सीमित, अर्थात हरित क्रांति के अंदर सभी फसलें नहीं थी। जो 5 फसलें हम आपको बता रहे हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इन्हीं 5 फसलों तक इसका दायरा था। तिलहन, दलहन, इन क्षेत्रों पे इसका फोकस नहीं था। आज हमारे देश में आप देख रहे हैं कि जो तेल का प्राइस है कितना ज्यादा है, 200 से ऊपर का चल रहा है। दालें क्या है, हाई प्राइस पे हैं, क्योंकि इसका हमारे देश में प्रोडक्शन कम होता है, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो कुछ ही फसलों तक ही सीमित रहा, ठीक है, अन्य फसलों तक इसका दायरा नहीं बढ़ाया गया, जिसको हम इसकी असफलता कहते हैं, जिस कारण से आज दाल और तेल सबसे ज्यादा महंगे हमें मिल रहे हैं। अगला आता है सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित, अर्थात
जिन फसलों का उत्पादन किया गया कि गेहूं और जो चावल है, इसके लिए चाहिए पानी चाहिए, ठीक है। चावल के लिए विशेष रूप से ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और ज्वार बाजरा और मक्का जो है वो तो कम पानी में भी हो जाता है। तो ये जो फसलें थी ये कहाँ पर इनकी पैदावार बढ़ी कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधा हुई, जहाँ तक नहर चली गई, जहाँ पे नलकूप बन गया, तालाब था, वहाँ तक तो उत्पादन ठीक रहा। लेकिन जो बहुत बड़ा इंडिया था कि जहाँ नहरों का विकास नहीं हो पाया, वो असिंचित क्षेत्र कहलाया, असिंचित क्षेत्र। तो केवल सिंचित क्षेत्र में पैदावार बढ़ी और असिंचित क्षेत्र में वही रहा कि बारिश हो गई तो ठीक है भाई, फसल हो गई, और नहीं हुई तो नहीं हुई। ओके, अगला आता है पर्यावरण को हानि। देखिए, हरित क्रांति के द्वारा सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वह पर्यावरण को हुआ है। इसने हवा से लेकर और पानी से लेकर मिट्टी तक को क्या किया है, हरित क्रांति के अंदर जो चीजें अपनाई गई फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उन्होंने पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई है। कैसे? जैसे फैक्ट्री लगी किसकी, खाद की, उसने धुआं उड़ाया, ऊपर आसमान में चला गया, वायु प्रदूषण। उसके बाद रासायनिक खाद खेत में डाली, ओके, उसने लगातार डालते गए, उसने भूमि की उर्वरता को खत्म कर दिया, ठीक है, उपजाऊपन को कम कर दिया। इसके साथ ही जो पेस्टिसाइड थे उनको छिड़का गया, उससे जमीन पर असर पड़ा। वो पानी के साथ बहते बहते कहाँ चला गया, जब बरसात हुई नदियों में, नदियों का पानी हमने पिया, अन्न में क्या आ गया, पूरा का पूरा जहर आ गया, वो हम खा रहे हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है हरित क्रांति के कारण, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक खादों के प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया गया, कीटनाशकों के प्रयोग पर ज्यादा जोर दिया गया। ओके, इसी में आता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अब देखिए, किसान के पास बहुत ज्यादा अन्न पैदा हो गया है, अब वो बेचने चला शहर में, कहा मंडी में बेचने चला, तो मंडी में दलाल बैठे होते हैं, ठीक है, कि भाई माल तो बिक नहीं रहा है, बाजार में बहुत पहुंच रखा है माल, तुम्हारा बिकेगा नहीं, तो औने पौने दाम में, ठीक है, कम पैसों में किसान से क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं और महंगे दाम पर बेच देते हैं, तो किसान को हानि पहुंच जाती है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से किसान को हमेशा ही हानि पहुंची है, आज भी पहुंच रही है। ठीक है, जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो मजे कर रहे हैं। अगला आता है किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य न मिलना। जो किसान है, बड़े किसानों को तो मिल रहा है भाई, बड़े किसान तो बड़ा ही आदमी होता है, ठीक, तो मंडियों में उन्हीं का कब्जा बना हुआ, हमारा माल लीजिए बस, अंदर जाइए, फसल ला रखी है साहब मेरी, उन्होंने कहा गोदाम फुल है, मंडी फुल हो चुकी है, अब नहीं बिकेगा। अब किसान यदि 200 किलोमीटर दूर से आ रखा है तो फिर वापस ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो जिसकी बात कर चुका, भ्रष्टाचार के कारण किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य का मीनिंग ये है कि 15 रुपये केजी यदि गेहूं बिक रहा है मार्केट के अंदर तो 15 रुपये उसको मिलना चाहिए था, लेकिन वहां क्या हो रहा है, वहां उससे 7 ही रुपये में खरीदा जा रहा है। तो किसान ने जितनी मेहनत की थी वो तो गई कहाँ, पानी में। और फायदा किसको मिल रहा है, जिसने उससे बाजार में चुपचाप बैठे हुए खरीद दिया सस्ते दाम पे। तो इसलिए किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है, उसमें बड़े किसान ही फायदा उठा पाते हैं और छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये कुछ विफलताएं हरित क्रांति की, ठीक है, और ये क्या है, सफलताएं। तो देखिए, सफलताएं ज्यादा हैं और विफलताएं क्या है, कम है। तो कुल मिलाकर बात आती है कि हरित क्रांति के बारे में, कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। बहुत सुंदर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, बहुत छोटी डेफिनेशन है कि हम पहले खेती कर रहे थे पुराने तरीके से, और जब मॉडर्न तरीके से जो खेती की जाने लग गई या उसकी आवश्यकता पड़ी कि नहीं भाई, इतने अन्न से तो काम नहीं चलने वाला है, देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें अन्न के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें कृषि के अंदर एक क्रांति लानी पड़ेगी। और वो क्रांति थी कि अन्न के उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ाना है, कि देश के सारे लोगों को अन्न मिले और इतना अन्न पैदा हो कि उसको हम विदेशों को भी बेच सके। ठीक है, तो इसके लिए ये डेफिनेशन है। उसके बाद इसमें क्या प्रयोग किया गया, वो सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो इन चीजों को आप याद कर लेंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हरित क्रांति का जो प्रश्न है वो हर जगह रहता है। तो इस प्रकार से जो टॉपिक मैंने आपको लिखा है, आप इनको याद कीजिए। ठीक है, यदि परीक्षा में आता है, जो हमारी कॉलेज की हैं या स्कूल की जो परीक्षाएं होती, इस प्रकार से ले सकते हैं, या कोई बड़ी परीक्षा आ रही है जहां पर लिखित में जाना है आंसर, तो वहां पर आपका उत्तर बन जाएगा। और बाकी छोटे मोटे जो बिंदु बीच के आते हैं, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर कवर कर दी हैं।